प्रीमियम। हाँ, लाइव सर्वर कर लो, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर देखो। हाँ, ये वाली पहली वाली जो है ये एक्सटेंशन कर लो। हो गई है एक्सटेंशन। अच्छा, अब देखो अपने जहाँ पे आपको ये मॉडल खुला है बीच में, बिल्कुल बॉटम पे, इसको बंद कर दो। ये जो जहाँ पे वो शो मोर डिटेल का बटन आ रहा है बिल्कुल बॉटम में, इसके नीचे देखो एक छोटा सा आइकन दिख रहा है आपको, गो लाइव जहाँ लिखा हुआ है। इस टैब को पहले लाइव सर्वर वाले टैब को बंद करो। अपने पीरियोडिक टेबल वाली फाइल पे जाओ वापस से, पीरियोडिक टेबल वाली फाइल पे। अब ये जो गो लाइव का जहाँ एच टी एम एल सी आर एल एफ और इसके आगे जो गो लाइव का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करो, बिल्कुल बॉटम पे स्क्रीन के, राइट बॉटम पे। जी, इस पे क्लिक करो। अब ये प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करो, प्राइवेट नेटवर्क पे अलाउ करो इसे। ओके, थोड़ा सा वेट करो, ये आपका पोर्ट आपकी आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो अपने ब्राउज़र पे जाओ, पोर्ट ओपन हुई है कोई? हाँ, दिखाओ उस टैब को, शेयर करो। अब वैसे ही साइड बाय साइड खोलो दोनों को। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि अब आपका जो पहले आपका पाथ क्या होता था, आपका जो भी फाइल लोकेशन होती थी उसके आगे आपकी फाइल का नेम लिखा हुआ आ रहा होता था। लेकिन अब आपका कोई ना कुछ डिफरेंस है उसमें, एक क्या है, वो एक लाइक काइंड ऑफ फेक सर्वर बन गया है, जिसके आगे आपकी फाइल अपेंड हो गई। तो ऐसे समझो कि इस सर्वर के ऊपर आपकी फाइल होस्ट हुई है। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई काइंड ऑफ छोटी सी चेंज करो अपने इसमें पीरियोडिक टेबल में, जैसे पीरियोडिक का पीरियोडिक हटा दो सिर्फ। कोई भी चेंज करो इसमें और उसे सेव करके रिफ्रेश मत करना पेज को। देखो ये आपके जो है ना वहाँ पे लाइव लाइव इसमें लाइव की वजह से, लाइव सर्वर की वजह से ये आपका ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगी। सही है। तो एच के लिए ये वाली एक्सटेंशन आप लोग जो है सब अपने पास इंस्टॉल कर लो। सही है, किसी को कोई मसला? एक्सटेंशन का मैं लिंक जो है माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों को यहाँ पे इसमें चैट में प्रोवाइड कर देता हूँ। जी जी, बोलें सवाल। जी भाई, सवाल जो था वो बोलें, क्या सवाल था? आप अभी फ़िलहाल जो है ये जो मैंने आपको लिंक दी है मार्केट प्लेस की, ये उठा लो लाइव सर्वर के नाम से। सिर्फ़ ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, नहीं तो जिस तरह जैसा का मैंने बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करो, सर्च एक्सटेंशन आएगी, वहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर और वहाँ से एक्सटेंशन को जो है इंस्टॉल कर लो अपने पास। सही है जी। स्टार्ट करें आज की क्लास हम लोग सीएसएस की आगे। ओके जी, मैं बुक अपनी खोल लूँ। यार अभी कर दो क्योंकि इतने मैं थोड़ा अपना सेटअप कर लूँ, मैं अपना वीएस कोड वगैरह खोल लूँ, मेरे पास काफ़ी जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको बंद करके। सही है जी। ओके। अच्छा जी, लास्ट क्लास की जो हम लोगों ने सीएसएस वगैरह की चंद प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो सबको याद है? किसी को कोई इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है? इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे हमने टाइप्स ऑफ सीएसएस देखी थी। तो
ओके। तो आज हम जो क्लास देखते हैं उसमें हम सबसे पहले सीएसएस के कुछ सेलेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वही index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ अपने पास यहाँ पे, और एक साथ में style.css की फ़ाइल बना देता हूँ। कलर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट याद है ना सबको, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम इंस्टेड ऑफ कलर के नेम देने के बजाय हम उसका हैश कोड या उसका हम आरजीबी कलर देंगे ज़्यादा से। ओके, ये एक सर्वर हो गया, इसका डिस्पोज कर दो, दूसरा सर्वर। ओके। सो थोड़ा सा कलर्स को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कलर्स क्या होते हैं, कि हम यहाँ पे जो दो मेजर टाइप हम लोग कलर्स इसमें देते हैं, उसमें हम नेम कन्वेंशन के बजाय हम या तो उसका हेक्स कोड देते हैं या फिर हम उसमें आरजीबी की फॉर्म में कलर देते हैं, जिसमें आरजीबी में हमने रेड, ग्रीन और ब्लू को देखा था। लेकिन अगर आपको कलर जैसे नहीं याद है, तो आपने क्या किया, आपको नहीं अपने उससे डिफाइन करना कोई कलर, तो आप क्या करोगे, जस्ट इस पैलेट के ऊपर आओगे, यहाँ पे अपने कर्सर को रखोगे जहाँ ये कलर दिख रहा है। जैसे मैंने ये कलर का कोड लिखा है, इससे पहले ये कलर का सिंबल आ रहा है, इसके ऊपर आप अपना माउस रखोगे तो ये पूरा पैलेट आपको ओपन करके दे देगा। अब इसमें आप डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, यहाँ से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो। टॉप पे देखो कलर का कोड लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करोगे कि जैसे ही आप इस कलर के कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको उसका HSL है, RGB और मतलब डिफरेंट टाइप जितने भी कलर होते हैं, वो कलर की टाइप्स होती हैं, वो आपको उसमें कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, इसमें जो ये वाला, जो ये पहली वाली लाइन होती है सबसे लास्ट वाली, ये होती है कलर की, और ये जो दूसरी वाली लाइन होती है, ये आपके कलर की ओपेसिटी को चेंज कर रही होती है कि आपके कलर जो है वो कितना विजिबल होना चाहिए। ओके। आगे चलते हैं, हम लोग सेलेक्टर्स को देख लेते हैं। सेलेक्टर्स में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी, उसमें हमने क्लास सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को देख लिया था। जल्दी से मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक डिव बनाता हूँ, डिव के अंदर मैं एक लॉरम एप्सन जनरेट कर देता हूँ। अब इस डिव को मैं अगर अपने स्टाइल में जाके टारगेट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ, डिव को मैं लेता हूँ एंड देन इस डिव का मैं कलर बोल देता हूँ, और ब्लू की जगह अगर मैं जिस ब्लू को हैश कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा हैश कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये मेरी डिव यहाँ पे बनी हुई आ गई। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारी जो बॉडी होती है, उसको कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन लगी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको हम यहाँ पे आके जो यूनिवर्सल बॉडी का सेलेक्टर या HTML या स्टार जो सेलेक्टर 3 होते हैं, उसमें आके हम बॉडी की पैडिंग और मार्जिन को 0-0 कर देंगे। तो ये क्या होगा कि बिल्कुल अब आप देखो कि आपका पहले थोड़ा-सा गैप आ रहा था, लेकिन अब वो गैप नहीं आ रहा, अब ये बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ इसे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आईडी सेलेक्टर होता है और हमारे पास टैग सेलेक्टर होता है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर होते हैं, वो हम जब कोई पेज डिज़ाइन करने जाएँगे तो उसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि वो किस तरह आपने सेलेक्ट करने हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सीएसएस हमने हो गया है। कलर्स हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में ही। कलर्स से आगे जाते हैं तो हमारे पास अगला चैप्टर क्या कह रहा है जी? टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, इधर ये मेरा जो टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमने चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने टैग्स HTML में देखे थे, काइंड ऑफ उसी तरह की चीज़ें हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो अगर मैं HTML से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता, तो मैं क्या करता कि इसको मैं हेडिंग्स में रैप कर देता। लेकिन अभी इस वक़्त मैं हेडिंग्स से नहीं ये करना चाहूँगा। तो क्या था, मैंने आपको हेडिंग पढ़ाते वक़्त एक बात बताई थी कि आपके पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं, H1 से H6 तक। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टैग्स डिफ़ाइन करना है, ऐसा साइज़ डिफ़ाइन करना है, जो H1 से H6 में नहीं आता, तो आप क्या करते हो कि कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ देते हो। तो उसके लिए आपको क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ की आप यहाँ पे जैसे ही आप फ़ॉन्ट लिखोगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी। इसमें से हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़।
फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते हुए आगे आपको एक नंबर देना होता है, जिस नंबर को आप क्या करते हो कि पिक्सेल्स में देते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 32 पिक्सेल्स। जैसे ही मैं इसे 32 पिक्सेल्स दूँगा, मैं यहाँ आके अपने डॉक्यूमेंट पे देखूँगा तो ये देखो, ये फ़ॉन्ट साइज़ मेरा बड़ा हो गया। अब अगर हम आते हैं कि आप देखो ये मेरा जो फ़ॉन्ट है, ये एक नॉर्मल सा इसका वेट जो है, ये कोई ज़्यादा बोल्ड नहीं हुआ हुआ, इटैलिक नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं इसको चेंज अगर करूँ, जैसे मैं फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट वेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमारे पास लाइटर होता है, बोल्ड होता है। जैसे कि मैं लाइटर कर दूँ बिल्कुल से, तो ये बिल्कुल लाइट वेट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ, वैसे तो ये डिव का टेक्स्ट है, बोल्ड ही होगा ज़्यादा, ये देखो और ज़्यादा बोल्ड हो गया है यहाँ पे। इसके अलावा आप जो है इसमें नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको वैसे तो नंबर इसमें अगर आप यहाँ पे सजेशन में देखोगे तो आपको 100 से मिल रहे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करके 600 से इसका नंबर स्टार्ट करो और ये 1000 तक आप इसका नंबर फ़ॉन्ट वेट का दे सकते हो। ये फिर मेरा क्योंकि मैंने पहले बोल्ड करा हुआ था, तो वो वहाँ पे आके ये हो गया है, वापस से बोल्ड की तरह ही हो गया। अच्छा, अब जो हम ये इसकी फ़ॉन्ट वेट और ये सारी चीज़ें टेक्स्ट की छोटी-मोटी थी। अब जो हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम जिसे हम कहेंगे पोज़ीशंस। पोज़ीशंस का जो टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस में। तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैं 5 टाइप की आपको जो सीएसएस की पोज़ीशंस होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये होती हैं हमारी 5 टाइप की सीएसएस की पोज़ीशन। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। आपका कोई भी जो एलिमेंट होता है, उसकी सबसे पहले हम देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उस पे क्या पोज़ीशन लगी होती है। तो अगर आप यहाँ अपने टैब में आओगे, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट मेरा ड्रॉअर खुल जाता है यहाँ पे, इसको मैं बॉटम पे लेके आता हूँ। यहाँ से मैं कंप्यूटेड में आता हूँ। कंप्यूटेड में हम यहाँ बॉटम पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे सॉरी स्टाइल्स में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई भी पोजीशन अप्लाई नहीं हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके एलिमेंट को कोई पोजीशन जो होती है, वो उसकी होती है स्टैटिक पोजीशन। सही, अगर आप यहाँ आते हो अपने इस डिव के पोजीशन के लिए आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, उसका नाम होता है पोजीशन। पोजीशन के आगे आप स्टैटिक लिख दो। तो देखो यहाँ पे आप आओगे, आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे पोजीशन एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है पोजीशन। लेकिन क्या है कि वो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस डिव को ये आपकी स्टैटिक पोजीशन अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इस स्टैटिक पोजीशन से अगर मैं इसको देखूँ तो कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल अपनी जगह एज़ इट इज़ जैसे पहले था, बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और पोजीशन जो यहाँ पे है रिलेटिव पोजीशन। वो मैं अप्लाई करता हूँ रिलेटिव। रिलेटिव से भी कोई इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब रिलेटिव पोजीशन आप मैंने इसको अप्लाई की, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे एज़ इट इज़ है। लेकिन अब जब आप पोजीशन अप्लाई करते हो, तो पोजीशन के लिए आपको इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, व्हिच इज़ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अगर आपको इन चारों के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो अब आप जैसे यहाँ पे मैंने पोजीशन रिलेटिव दी है, तो अब क्या करते हैं, मैं इसका टॉप डिफाइन करता हूँ, व्हिच इज़ मैं बोल देता हूँ 20 पिक्सेल्स। अब जब मैं इसका टॉप 20 पिक्सेल्स करता हूँ, तो आप देखो कि ये टॉप से थोड़ा-सा जो है इसको स्पेस आ गया, मीन्स कि ये टॉप 20 पिक्सेल्स इसको टॉप से इसकी पोजीशन मिल गई है। अगर मैं इसको कुछ ज़्यादा ही यहाँ से बढ़ा दूँ, जैसे मैं 100 पिक्सेल्स कर दूँ, तो ये देखो 100 पिक्सेल्स थोड़ा-सा अब ज़्यादा ये विज़िबल हो रहा है। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने पास, और एक और 4-5 बॉक्सेस बनाते हैं। जल्दी से यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसको हम बोल देते हैं बॉक्स 1, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स 3 हो गया और ये बॉक्स 4 हो गया। इन सब के पास यहाँ आके हम इस डिव को फ़िलहाल बंद कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। स्टाइल्स में आते हैं, सबको हम काइंड ऑफ स्टाइलिंग थोड़ी बहुत दे देते हैं, जैसे कि बॉर्डर टू। अच्छा, बॉर्डर के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि आपका या तो आप बॉर्डर का डायरेक्ट नंबर दे दो, या फिर आप क्या करो कि बॉर्डर का आगे नंबर के साथ पिक्सल डिफाइन करो और आगे उसकी बॉर्डर की टाइप्स बताओ। यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो है वो सॉलिड यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डैश्ड भी होती हैं और दूसरी डिफरेंट किस्म की होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को नहीं देख रहे। तो जस्ट आप ये याद रखो कि इसमें एक पहला नंबर होता है, दूसरी बॉर्डर की टाइप होती है और तीसरा जो है बॉर्डर का कलर होता है। तो बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे यही वाला दे देता हूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ आते हैं,
तो ये मेरा पहला एलिमेंट जो है ये ऐसा कुछ दिख रहा है। डिफ को बंद कर देते हैं क्योंकि हमने डिफ को रिलेटिव पोजीशन दी हुई है। ओके। अब यहाँ से हम आते हैं बॉक्स टू को दे देते हैं। बॉक्स टू को मैं स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा। बॉक्स टू का मैं कलर जो है यहाँ से डिफरेंट कर देता हूँ। बॉक्स टू कर देते हैं। ये बॉक्स थ्री हो गया। बॉक्स थ्री का कलर थोड़ा और डिफरेंट कर देते हैं। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। और ये अगला हो गया बॉक्स फोर। बॉक्स फोर को अगर हम यहाँ से आते हैं, ये कलर दे देते हैं। ओके, इन सब के ये कलर हो गए। थोड़ी बहुत मैं इनको यहाँ आके डिफ देके टारगेट करके मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ। अच्छा, ये एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल देखो ओवरलैप हो, बिल्कुल एक कोई गैप नहीं है। मुझे इनको आपस में थोड़ा सा सेपरेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मार्जिन यूज़ करूँगा या पैडिंग यूज़ करूँगा? ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी, इसका जवाब लाजमी देना। जी, कोई बताएगा इसके लिए मुझे इसमें जो गैप देना है उसके लिए मैं मार्जिन यूज़ करूँगा या पैडिंग यूज़ करूँगा? देखो ये जो मेरे 4 बॉक्सेस हैं ना 1, 2, 3, 4, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्सेस में ना थोड़ा-सा अभी देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये पहला वाला ग्रीन देखो, तो इसके लिए मैं मार्जिन दूँगा या पैडिंग दूँगा? मार्जिन दूँगा तो मार्जिन की वजह। अच्छा, तो अभी इसको इसको मुझे कौन-सा सेपरेट करना चाहिए? अंदर से सेपरेट करना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस देना चाहिए या गैप, या बाहर से देना चाहिए? मार्जिन, मार्जिन होगा, ओके, सही। मार्जिन मैं दे देता हूँ इसे 10 पिक्सेल्स। ओके। अब देखो ये मार्जिन इसको 10 पिक्सेल्स लग गया, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैं इसमें पैडिंग भी दे देता हूँ इसे, पैडिंग 20 पिक्सेल्स। ओके, प्रॉपर बॉक्सेस बन गए। अब हम एक एक वन बाय वन इन पे आके पोजीशंस अप्लाई करके देते हैं। अब जैसे ये मेरा बॉक्स वन है, बॉक्स वन को मैं पोजीशन देता हूँ, सबसे पहली पोजीशन स्टैटिक। जैसे ही मैंने इसको स्टैटिक पोजीशन दी तो ये बिल्कुल अपनी जगह जैसा पहले मुझे दिख रहा था, ये वैसा ही यहाँ पे आ रहा है। मैं साइड बाय साइड दोनों को खोल लेता हूँ ताकि बार बार टैब ना खींचे। स्क्रीन तो आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है ना, कोई मसला तो नहीं है स्क्रीन में अगर मैंने साइड बाय साइड खोला है? सही है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स नंबर वन को मैंने स्टैटिक पोजीशन अप्लाई की, तो मैं बॉक्स टू को भी यही पोजीशन अप्लाई करके देखता हूँ क्या बॉक्स टू में कोई चेंज आता है। देखो बॉक्स टू में भी कोई चेंज नहीं आया। बॉक्स थ्री पे अप्लाई की, कोई कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब हमने जो यहाँ पे पोजीशन देखी थी, सबसे पहली थी स्टैटिक, उसके बाद आते हैं रिलेटिव। रिलेटिव को देखते हैं। रिलेटिव पोजीशन क्या करती है, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करता हूँ, तो देखो रिलेटिव से भी इसे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। लेकिन एक इन टर्म्स ऑफ ये क्या करेगी कि अब ये एक रिलेटिव बॉक्स बन गया, जो अपने ऊपर ऊपर आने वाले बॉक्स और नीचे आने वाले बॉक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट करेगी। अब अगर मैं इस रिलेटिव बॉक्स को मैं टॉप देता हूँ, तो पहले जब मैंने डिव को टॉप दिया था, तो वो बिल्कुल टॉप से डिस्टेंस जो है वो अपना कंसिडर कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको टॉप दूं तो क्या कोई बता सकता है मुझे कि ये टॉप जो है वो कहाँ से अप्लाई होना शुरू होगा? क्या ये जो बिल्कुल जो मेन जो बॉक्स है, बॉडी आ रही है, वहां से कंसिडर करेगा, या इसके ऊपर वाले जो वन एलिमेंट है उससे कंसिडर करना शुरू करेगा ये? ओके, मैं इसको 20 पिक्सल देता हूँ, तो देखो ये जो मेरा टू बॉक्स था, वो क्या हुआ कि उसको देख रहे हो कि वो बिल्कुल से गायब होना शुरू हो गया एक तरह से। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, तो बॉक्स टू ने एक तरह से ऐसे समझो कि बॉक्स टू की जो पोजीशन थी ना, जो स्पेस थी, अगर मैं यहाँ से पेन रेक्टेंगल कैरी कर लूँ, तो ये देखो ये जो मेरी बॉक्स टू की जो पोजीशन थी, जो रेड वाला आ रहा है, ये मेरी बॉक्स टू की पोजीशन थी। जैसे ही मैंने इसको रिलेटिव पोजीशन अप्लाई की, तो वो जो पर्टिकुलर स्पेस थी वो अपनी जगह पे वो डॉक्यूमेंट में मौजूद रही। लेकिन जो एलिमेंट वहाँ पे मौजूद था वो रिलेटिव बन गया है। मतलब वो एलिमेंट जो है, अब एक तरह से अगर आप ऐसे समझो कि वो बाकियों के ऊपर ओवरलैप होना शुरू हो गया। वो अब एज अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वैसे नहीं रहा, वो ऐसे समझो कि इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद हो गया। मैं किसी दूसरे कलर से ले लेता हूँ, यहाँ पे ये एक और ग्रीन बनाता हूँ, तो वो इस डॉक्यूमेंट, अब वो रेड नहीं रहा है, वो रेड के ऊपर ओवरलैप होके आगे टॉप पे एक पोजीशन, टॉप पे एक एलिमेंट कंसीडर हो गया है। अब जैसे मैं इसको अगर 20 की जगह मैं इसको यहाँ पे 120 पिक्सेल्स दे दूँ, तो देखो 120 पिक्सेल्स दिया तो वो जो स्पेस थी वो वहाँ पे मौजूद है। अगर मैं फिर से इस रेक्टेंगल को यहाँ से हटा दूँ, मुझे इसको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा आई थिंक, इसको हटाने के लिए। कंट्रोल ज़ीरो,
रेक्टेंगल। तो देखो, मेरी वो जो स्पेस थी, वो स्पेस वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो एलिमेंट उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, वो एलिमेंट अब रिलेटिव एलिमेंट बन गया। वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट के अंदर फ्लोट करता रहेगा इधर उधर। अच्छा जी, अब इसकी वापस से हम इसको 120 यहाँ से इसकी माइंड ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आ गया। अब जो दूसरी पोजीशन है वो है हमारी फिक्स्ड। तीसरी पोजीशन, सॉरी, तीसरी पोजीशन फिक्स्ड को देखते हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है फिक्स्ड के साथ क्या मतलब क्या होगा? अगर मैं फिक्स पोजीशन अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटो सेव है, तो फिक्स पोजीशन से क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उसको पोजीशन फिक्स्ड अप्लाई की, तो जो कुछ मेरे पास रिलेटिव में हो रहा था, एग्जैक्ट कुछ उसी तरह का हुआ। लेकिन क्या था कि जो डॉक्यूमेंट जो मेरा वो जो एलिमेंट था, उसने अपनी विड्थ, अपनी स्पेस सब खत्म कर दी। वो एक तरह से बाकी सब एलिमेंट के ऊपर आके ओवरलैप हो गया है। ओके। अब अगर मैं इसके लिए टॉप अप्लाई करूँ, तो क्या कोई बता सकता है इसका टॉप कहाँ से कंसिडर होगा? ये जो टू एलिमेंट है, एक काम करता हूँ, मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। ये जो टू एलिमेंट है, क्या कोई बता सकता है ये टू एलिमेंट को अगर मैं टॉप इसका ओपन कर दूं, यहाँ से मैं इसका अनकमेंट कर दूं, तो ये टॉप कहाँ से कंसिडर होगा? ये आइदर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप से कंसिडर किया जाएगा, या बिल्कुल, या जो ये जिस रेफरेंस में इस वक्त मौजूद है वहां से कंसिडर होगा? जी। कि मैं इसकी ये जो टॉप एलिमेंट है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने उसका टॉप एलिमेंट का यहाँ पे अनकमेंट किया, तो उसने क्या किया, जो उसका फ्रेम था, जिस फ्रेम में वो मौजूद था, जो उसकी पोजीशन थी, उसने वहीं से ही खुद का जो है रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया। ओके, उसने बाकी सारी स्पेसिंग जो है वो, जैसे आपने अगर इससे पहले वाला जो पोजीशन देखी थी विच इज़ रिलेटिव, रिलेटिव ने क्या किया था, अपना ब्लॉक ऑक्यूपाई रखा था। उस ब्लॉक में उसने किसी और को आने नहीं दिया था। लेकिन क्या था कि जब आप पोजीशन अप्लाई करते थे, तो बाकी एलिमेंट्स के ऊपर फ्लोट करने लगा था। तो ये थी हमारी फिक्स पोजीशन। फिक्स के बाद अगर आप देखो एब्सोल्यूट, फिक्स के साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके साथ हम एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे। इस डिव को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये वाला डिव यहाँ आ जाएगा। div की जरूरत नहीं है। बॉडी के साथ मैं हाइट दे देता हूँ। अब देखो, अब मैंने ये काम कर दिया। ये मैंने इस बॉडी को ये हाइट जो दी है 120 VH, ये क्या होती है, व्यू पोर्ट हाइट होती है। ये मैं आप लोगों को बाद में ये सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं हम पोजीशन देख रहे हैं उसको कंसिडर करो। मैं यहाँ से फिक्स को वापस से बंद कर रहा हूँ। ओके, मैंने फिक्स को बंद किया, तो ये देखो, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो ये सारे अपने आप स्क्रॉल हो रहे हैं। सारे बिल्कुल जैसे मैंने इनको चलाना चाह रहा था, ये वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊँगा, मैं इसको फिक्स पोजीशन अप्लाई करता हूँ, तो अब देखो और इसका मैं 120 यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसका मैं, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट में अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ड्यू टू फिक्स पोजीशन इसने अपना ब्लॉक जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये एक तरह से एक जितनी इसको पोजीशन रिक्वायर्ड थी, ये एज अ इनलाइन एलिमेंट बिहेव करने लगा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करूँगा, तो देखो ये अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड मौजूद है। अपनी पोजीशन, इसने अपनी अपने आप को एक फिक्स पोजीशन दे दी है यहाँ पे। ये उधर मौजूद है। ये उस जगह से जो है हिल नहीं रहा। मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता हूँ, तो बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन जो फिक्स्ड है वो अपनी जगह पे मौजूद है। समझ आ गई ये चीज़ आप लोगों को? फिक्स्ड के आगे हम लोग जाते हैं। अगला जो है वो एब्सोल्यूट है। अच्छा, आपने अभी तक जितने भी ये पोजीशन देखी हैं, उसमें अगर आप रेफरेंस देख रहे हो, तो वो रेफरेंस क्या है, जिस ब्लॉक में जिस जगह पे वो मौजूद होता है, वो अपने आप को उसी पोजीशन के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करता है, और वहीं से वो अपने आप को पोजीशन देना शुरू करता है। बट जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं बॉक्स टू को एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करता हूँ, तो देखो, बॉक्स टू को एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई कर दी। ओके, बॉक्स टू की पोजीशन ये थी, इसको मैं, सही है, बॉक्स टू को मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई कर दी। और मैं अब इसका, अगर मैं इसका 120 यहाँ से ओपन कर देता हूँ, तो देखो ये क्या किया कि ये इसने अब 120 पिक्सल जो है, वो जो बॉडी थी, टोटल जो मेन एलिमेंट था, इसने उसको कंसिडर करके ये वहाँ से अपनी पोजीशन अप्लाई करना शुरू कर रहा है। जैसे अगर मैं इसकी पोजीशन टॉप से हटा के ये जो ज़ीरो, इसको मैं करता हूँ 0 पिक्सेल्स, सही है, बिल्कुल, मतलब इसका टॉप 0 हो गया। तो इसका टॉप 0 देखो कहाँ पे आया है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी रिलेटिव पोजीशन कर दूँ, मैं फिर से रिलेटिव करता हूँ, और रिलेटिव में मैं इसको 0 पोजीशन देता हूँ, तो रिलेटिव में क्या है, 0 पोजीशन मीन्स ये जिस ब्लॉक में मौजूद था,
जिस जगह पे जिस पोजीशन को इसने ऑक्यूपाई किया था ये जीरो उसी को कंसिडर कर रहा है। अगर मैं जीरो की जगह -20 करता हूँ तो देखो ये ऊपर जाने लगा है, इसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर से ऑक्यूपाई करने लगी। मैं इसका थोड़ा सा ये कलर चेंज कर देता हूँ तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये क्या है कि जो इससे ऊपर वाला जो एलिमेंट था ये उससे जो है उसके ऊपर एक तरह से ओवरलैप होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ वापस से मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ तो एब्सोल्यूट में इसने क्या किया है कि इसने जो इसका जो पेरेंट एलिमेंट था, एब्सोल्यूट में क्या करता है कि ये अपने फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट को कंसीडर करता है। अगर मैं यहाँ बॉडी में आता हूँ तो ये मेरा बॉक्स 2 एलिमेंट है। ओके, ये बॉक्स 2 है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो मेन पेरेंट है सबसे पहले, ओके समराइज कर लेते हैं हम इसको। तो समराइज करने के लिए हमने जो मेन एलिमेंट कंसीडर किया था वो था हमारा इसको मैं यहाँ पे साइड में ले आता हूँ वापस से। जो हमने मेन एलिमेंट कंसिडर किया था वो हमारा बॉक्स 2 था। तो हम बॉक्स 2 के ऊपर ये सारी पोजीशन वापस से अप्लाई करना शुरू करते हैं, सही है, वन बाय वन। फॉर एग्जांपल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, वो होती है हमारी स्टैटिक पोजीशन। अच्छा जी, अगर मैं इसको स्टैटिक पोजीशन अप्लाई करता हूँ, मैंने इसको स्टैटिक पोजीशन अप्लाई की, मैंने बोला टॉप 20 पिक्सेल्स हो जाए। अच्छा, इस टॉप को मैं 20 पिक्सेल्स, चलो ऐसे लग रहा होगा बहुत छोटा नंबर है, मैं इसे 120 कर देता हूँ। मैंने इसे 120 भी किया तो भी इसके ऊपर कोई 120 पिक्सेल्स टॉप वगैरह कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, हम इसे बॉटम अप्लाई कर देते हैं। बॉटम में 200 पिक्सेल्स हो गए, तो इसके ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल स्टैटिक है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम आते हैं इन दोनों लाइन्स ऑफ कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। स्टैटिक के बाद जो हमने सबसे पहली पोजीशन देखी थी वो थी हमारी रिलेटिव। अब मैं इसको रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रिलेटिव पोजीशन अप्लाई की, जैसा ही स्टैटिक में था वैसा ही है। लेकिन मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल मेरा जैसे पहले स्क्रॉल हो रहा था वैसे ही ये स्क्रॉल भी हो रहा है। लेकिन अब अगर हम नीचे आते हैं, यार ये जो है रिलेटिव की बात करते हैं, हमने इसको रिलेटिव पोजीशन दे दी। अब देखो जैसे मेरा ये स्टैटिक में बिहेव कर रहा था एग्जैक्टली सेम ये मेरा रिलेटिव में ही बिहेव कर रहा है। ओके, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, ये जो टॉप वाली पोजीशन है इसको मैं यहाँ से, ओह सॉरी, टॉप को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने टॉप पोजीशन अप्लाई की तो उसकी जो है पोजीशंस जो है वो उस पे अप्लाई होना शुरू हो गए। उसने क्या किया कि जो उसका ब्लॉक ऑफ एलिमेंट था, जो जिसके ऊपर उसको जो उसको कंसिडर कर रहा था, जहाँ पे जो उसकी जिससे उसने पोजीशन गेट की थी, वो था ये पार्ट जो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, ग्रीन के नीचे जो पार्ट एम्प्टी आ रहा है, उसने इसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना। वो इसके हिसाब से रिलेटिव हो गया, अपनी पोजीशन उसने यहाँ से रिलेटिव की। और वहाँ से जब मैंने उसे टॉप और बॉटम अप्लाई करना शुरू किया तो देखो उसने वहाँ से 120 पिक्सेल्स गेट किए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0 पिक्सेल्स कर देता हूँ। 0 पिक्सेल्स का मतलब होगा कि इसका टॉप जो है, जो इसका रिलेटिव एलिमेंट है, बिल्कुल वहीं पे ही हो जाए। तो मैंने जैसे ही 0 अप्लाई किया तो देखो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे चला गया। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखो ये कहीं बिल्कुल आगे पीछे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसी पोजीशन के हिसाब से रिलेटिव है और वहाँ से आगे पीछे ये मौजूद हिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसका अगर यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से मैं इसको बोलता हूँ कि भाई 10 पिक्सेल्स मूव कर जाओ टॉप से, तो इसने क्या किया, उसी पोजीशन को अपना रिलेटिव पॉइंट कंसिडर किया और वहाँ से 10 पिक्सेल्स नीचे आ गया। ऐसा नहीं है कि ये अपने अपने बाद आने वाले एलिमेंट्स को भी पुश करेगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 120 कर देता हूँ, तो देखो उसके जो बाद में आने वाले एलिमेंट थे वो अपनी जगह के ऊपर स्टिल स्टैटिक हैं। लेकिन उसने अपने आप को क्या किया, उनके ऊपर से फ्लोट करा के वो वहाँ से निकल गया। तो ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है विच इज़ रिलेटिव पोजीशन। अच्छा, अगर आप रिलेटिव में चाहो तो आप लेफ्ट भी दे दो, लेफ्ट दे दो, जैसे लेफ्ट में बोलता हूँ 20 पिक्सेल्स। अगर मैं इसको लेफ्ट 20 पिक्सेल्स देता हूँ तो ये देखो, इसने मैं थोड़ी देर के लिए इसका टॉप बंद कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया कि बाकी सारे एलिमेंट को देखो, जैसे 1 है, 1, 3 और 4 ये इस पोजीशन के ऊपर से स्टार्ट हो रहे थे। ये इस पोजीशन के ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे। ओके, इसने क्या किया, वहां से अपनी अपने ही एलिमेंट का, जहाँ पे अपनी उस पोजीशन का जहाँ ये मौजूद था, वहां से इसने रिलेटिव पॉइंट कंसिडर किया और उधर से ये 2 पिक्सेल्स राइट पे मूव हो गया। सही। अब हम देखते हैं, इसमें आप चाहो तो बॉटम भी अप्लाई कर सकते हो, बल्कि मैं बॉटम भी यहाँ से अप्लाई करके दे देता हूँ। मैंने उसको जैसे ही बॉटम अप्लाई की तो वो कहीं गुम हो गया, बल्कि बॉटम मैंने ज़्यादा ही अप्लाई कर दिया। ओके, बॉटम में मैंने क्या है कि बॉटम में वो बिल्कुल नीचे चला गया होगा कहीं पे। लेट मी फाइंड दैट एलिमेंट, कहाँ कहाँ गुम हो गया। टू,
बॉक्स टू था। ओके, बॉक्स टू बिल्कुल फ्रेम से आउट हो गया। एक मिनट में इसको ज़रा देख लूँ कहाँ चला गया बॉटम से। ओके देखो, उसने क्या किया कि वो बॉटम से उसने अपने आप को पुश किया थोड़ा सा, और वो बिल्कुल जो है वो डॉक्यूमेंट से बाहर चला गया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया था, इसलिए वो डॉक्यूमेंट से बाहर निकल गया था। इसको 200 की जगह हम 10 पिक्सल्स कर देते हैं, तो अब ये प्रॉपर हो जाएगा। सही है। अगली पोजीशन हमारे पास कौन सी जो हमने डिस्कस करनी थी, माउस वापस ले आते हैं। रिलेटिव के बाद अगर हम देखें तो फिक्स्ड, रिलेटिव के बाद अगर हम फिक्स को देखें तो मैं बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ से बंद कर रहा हूँ। सही है, डायरेक्टली मैं पोजीशन पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी। पोजीशन जैसे ही मैंने रिलेटिव की तो वो बिल्कुल जैसे जहाँ पे था वहीं पे वो वापस आ गया। पेज को रिफ्रेश करके भी देखते हैं तो वो बिल्कुल वहीं पे वापस आ गया। लेकिन मैं इसकी पोजीशन को जो है सडनली यहाँ से रिलेटिव से मैं फिक्स करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव की तो उसने क्या किया कि जो उसका फ्रेम था उसने वहाँ से अपने आप को उसी जगह के ऊपर रखा। बाकी सारी जो जैसे एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसने क्या किया कि उस ब्लॉक एलिमेंट की जगह अपना बिहेवियर एक इनलाइन एलिमेंट कंसिडर करके बाकी सारे ब्लॉक को अपनी पोजीशन जो है वहाँ पे दे दी। मीन्स उसकी पोजीशन के ऊपर जो उसके बाद में आने वाले एलिमेंट थे वो आ गए और वो खुद उसके ऊपर फ्लोट होने लगा। सही। अब क्या है कि देखो मैं क्या है, मैंने ये क्योंकि बहुत बड़ी हाइट दी है तो मैं एलिमेंट को स्क्रॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये क्या है कि ये अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड मौजूद है। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स्ड मौजूद है। लेकिन मैं आता हूँ, मैं यहाँ से इसकी जो टॉप की प्रॉपर्टी है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसकी टॉप की प्रॉपर्टी ओपन की तो इसने क्या किया कि जो ब्लॉक जिस पोजीशन पे ये अपनी इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी जहाँ मैंने इसको प्लेस करा था वो थी बॉक्स टू, और वो बन रही थी कुछ जहाँ पे थ्री आ रहा है। तो क्या किया इसने, उस जगह से अपने आप को 120 पिक्सल्स टॉप पे मूव कर दिया, टॉप से थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर दिया। तो ये देखो कि ये अब वहां से स्क्रॉल हो रहा है। गॉट इट। अब आते हैं हम अगली पोजीशन, यहाँ से जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड के बाद एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से टॉप को बंद कर दूँगा। तो टॉप को मैंने बंद करा, यहाँ से इसको पोजीशन फिक्स को खोल देते हैं और इसकी पोजीशन सिर्फ यहाँ से हटा देते हैं। तो ये बिल्कुल जैसा पहला था बिल्कुल वैसा ही हो गया। यहाँ आके हम पोजीशन वापस से हम इसकी एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट पोजीशन में जैसा हुआ था हमारे पास कौन सी पोजीशन जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी विच इज़ फिक्स्ड पोजीशन, उसमें जो हुआ था बिल्कुल वही हुआ। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो एब्सोल्यूट में क्या है कि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं हुआ। ये इसने वही बिहेवियर शो किया जो फिक्स्ड में कर रहा था, लेकिन ये बाकी सबके ऊपर एक तरह से वहाँ पे जैसे समझो कि स्टिक हो गया है वहाँ पे, और ये वहाँ वहाँ पे अभी मूव भी कर रहा है बिल्कुल उनके साथ। अगर मैं अब लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पोजीशन के साथ साथ हम इसको बोलते हैं इसका टॉप भी खोल देते हैं। अब अगर हम इसका टॉप खोलेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने इसको बोला 120। अब मैं अगर 120 की जगह, क्योंकि टॉप में 120 से ज़्यादा हमें हमें जीरो से समझ आएगा। जैसे ही मैंने इसको जीरो दिया तो इसने क्या किया, क्योंकि ये एब्सोल्यूट था तो ये एब्सोल्यूट के केस में अपने फर्स्ट रेफरेंस पैरेंट की तरफ गया। तो इस केस में ये मेरी डिव है, ये मेरा बॉक्स टू है, और इसका फर्स्ट रेफरेंस पैरेंट बनता है बॉडी। और बॉडी आपकी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर से। तो ये क्या किया इसने, वहां से अपने आप को कंसिडर किया और ये वहां से खुद की इसने जो टॉप था वो इसने 0 पिक्सल दे दिया। अब जैसे अगर मैं इसको 10 पिक्सल देता हूँ तो इसने क्या किया कि ये यहाँ से कितना 10 पिक्सल सिर्फ मूव हो गया। और जैसे मैं इसकी अगर लेफ्ट की प्रॉपर्टी को भी ओपन कर दूँ, लेफ्ट में तो फिलहाल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मैंने इसकी लेफ्ट की, क्योंकि इसकी जो बॉडी थी वो यहाँ से शुरू होती थी, तो क्या किया इसने बॉडी के हिसाब से ये अपने आप को 10 पिक्सल लेफ्ट मूव कर दिया। ओके। अब वही वाली बात जो मैं वापस से एग्जांपल दूंगा कि आप चाहते हो कि ये बॉडी को अपना पेरेंट रेफरेंस पेरेंट ना कंसिडर करे, तो आपको इसको एक इसका रेफरेंस पेरेंट देना पड़ेगा, विच इज़ क्लास नेम मैंने क्या दिया था यहाँ पे, बॉक्स थ्री पी, थ्री नहीं था, टू होगा ये, बॉक्स टू, बॉक्स टू पी लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ। सही। अब क्या किया कि यहाँ आते हैं हम इसको बॉक्स टू पी को यहाँ पे मैंने ओपन किया। बॉक्स टू पी की जो मैंने पोजीशन दी थी उसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, विच इज़ रिलेटिव। तो ये क्या करेगा कि उसके उस क्या करता है कि अपने फर्स्ट रेफरेंस पेरेंट के पास जाएगा और पहले चेक करेगा उसकी पोजीशन। अगरचे उसकी पोजीशन जो है वो इन सब में से कोई ना हो,
इनमें से कोई भी ना हो, सिर्फ उसकी पोजीशन स्टैटिक हो, तो वो क्या करेगा कि वो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि रेफरेंस पैरेंट के पास पोजीशन नहीं है, वो उसकी पोजीशन कंसिडर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बॉडी के मतलब अपने पहले पैरेंट के बॉडी के पास चला जाएगा वापस से, या उस पैरेंट के पास चला जाएगा जिसके पास वो, या उस पैरेंट तो नहीं होगा, अगर उसमें पैरेंट से वो ग्रैंड पैरेंट की तरफ निकल जाएगा, वहाँ पे उसके पास क्या होगी कि जो उसकी पोजीशन होगी, या तो उसे वो कंसिडर करना शुरू कर देगा। यहाँ आते हैं, वापस से मैं इसकी पोजीशन जो है बॉक्स 2p की रिलेटिव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव की, तो देखो वो ब्लॉक वापस से मेरा ऑक्यूपाई हुआ जो वहाँ पे था। अगर मैं इसको एक बॉर्डर भी दे दूँ, बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसका, इधर मैं बॉर्डर थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, सॉलिड। देखो इसने क्या किया कि जो मेरा ये वाला बॉक्स था, यहाँ से इसने इसने क्या किया, अब रेफरेंस पॉइंट इसको कंसिडर करना शुरू किया। जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं इसको 0 देता हूँ, तो देखो यहाँ से मैंने इसको 0 दिया, यहाँ से मैं इसका लेफ्ट जो है वो बंद कर देता हूँ। तो इस वक़्त क्या है कि ये अपने रेफरेंस पैरेंट जो है इसका, वो ये वाला है। तो वो क्या कर रहा है, इसके गिर्द जो है वो घूमने की कोशिश कर रहा है। इसके हिसाब से अपनी पोज़ीशन को जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो जैसे ही मैंने वो पैडिंग-टैडिंग बंद की, तो वो बिल्कुल से उसके पास जाके चला गया। यहाँ आते हैं, ये थी हमारी एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्सोल्यूट के केस में हम एक और काम करते हैं। इस पूरे डिफ को मैं यहाँ से काट देता हूँ। यहाँ से आके मैं बॉक्स मेन कंसीडर करता हूँ, फिर से मैं उसकी डिफ को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। बॉक्स मेन हो गया मेरा। बॉक्स मेन को यहाँ से हम लेते हैं, इधर से आते हैं, ये जो बॉक्स था इसकी मैं यहाँ से पोजीशन बंद कर देता हूँ। ओके, उसने क्या किया, उस बॉक्स की पोजीशन को उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पोजीशन जो थी वो स्टैटिक थी, वो मेन रेफरेंस पैरेंट की पास चला गया। अब यहाँ आते हैं, बॉक्स मेन को देखते हैं, और इसको मैं यहाँ से पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव। जैसे ही मैंने उस अपना क्या है, उसका जो सेकंड रेलेवेंट पेरेंट आया, मतलब उसका जो उसके पेरेंट का पेरेंट मीन्स उसका फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट जो बना, उसने वहां जाके उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को जो है वो ऑक्यूपाई करना शुरू, वहां से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। मैं यही नंबर यहाँ से गेट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो देखो उसने क्या किया कि ये जो दूसरा ग्रीन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से ग्रीन की जगह मैं इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, और इसको 2 पिक्सल की जगह थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, इसको 12 पिक्सेल्स कर देते हैं। तो देखो अब इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या कंसीडर करना शुरू किया, खुद 2 की टाइप क्या है इस वक़्त, वो है एब्सोल्यूट, और इसका जो पहला पैरेंट एलिमेंट है वो है बॉक्स 2p, उसकी पोज़ीशन क्या है, वो पोज़ीशन है स्टैटिक, तो वो स्टैटिक को इग्नोर करेगा, जाएगा पहले पैरेंट के पास जिसकी स्टैटिक के अलावा कोई और पोज़ीशन होगी। अच्छा, अगर मैं इस जो मैंने पहला पैरेंट जो जो इसने ऑक्यूपाई किया, जिसके हिसाब से अपने रेफरेंस को कंसीडर कर रहा है, उसको मैं रिलेटिव की जगह फिर से एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो देखो वो पैरेंट जो था वो खुद एब्सोल्यूट हुआ, जैसे ये 2 पहले बिहेव कर रहा था वो उसकी तरह बिहेव करने लगा, और उसके अंदर आने वाला चाइल्ड जो 2 था वो अब उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं इसको टॉप दे दूँ, टॉप 0, तो इसका क्योंकि ये जो बॉक्स मेन है इसका अब कोई रेफरेंस पैरेंट नहीं है एक्सेप्ट बॉडी, तो ये अब क्या करेगा, खुद को बॉडी की तरफ ले जाएगा। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। काफ़ी मैंने डिटेल में बता दिया, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं स्टिकी को। अच्छा, स्टिकी के लिए आते हैं, तो स्टिकी के लिए इसको मैं फिर से बाहर निकालता हूँ बॉक्स 2 को, और इनको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ आते हैं, इसके मैं ये सब टॉप शॉप बंद करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से एब्सोल्यूट की जगह स्टिकी पोजीशन देता हूँ। देखो मैंने इसको स्टिकी पोजीशन दी और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बिल्कुल मेरा वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे रिलेटिव और फिक्स्ड रिलेटिव मेरे ये बिहेव कर रहा था। लेकिन मैं जैसे ही इसको टॉप पोजीशन अप्लाई करूँगा, तो इसके अंदर एक काइंड ऑफ बिहेवियर जो कि हमारा फिक्स्ड वाला होता है वो भी जनरेट होने लगेगा, लेकिन किस वक़्त, जब इसका टॉप पॉइंट 0 पर पहुँचेगा। देखो मैं आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रॉल करके मैं टॉप पे गया, जैसे ही 0 का रेफरेंस आया, तो इसने वहाँ पे क्या किया, खुद को फिक्स किया, जहाँ इसका टॉप 0 हुआ था वहाँ इसने खुद को फिक्स किया, वहाँ ये स्टिक हो गया एक जगह पे, और अब जो है बाकी एलिमेंट जो है वो इसके नीचे से फ्लोट करके निकल के जाने लगे हैं। ये थी हमारी पोजीशंस। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, तो ये काफ़ी मतलब मुझे पता है ये थोड़ा-सा ऐसा टॉपिक है कि इसमें इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये इतना ईज़िली आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो लाज़मी इसमें मुझसे पूछ लो। रिकॉर्डिंग को टास्क आप लोगों का ये है कि देखो मैं अपना ये जो पहला एलिमेंट है इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही 0 पे पहुँचा है, तो देखो उसके आगे ये फिक्स्ड हो गया है, सही है? उसके आगे ये फिक्स्ड हो गया है। लेकिन आपने क्या करना है कि चौथे एलिमेंट को एक ऐसी जगह पे जाके फिक्स करना है कि वो जैसे ही उसका टॉप 120 पिक्सेल्स आए, तो वो वहाँ पे जो है फिक्स्ड हो जाए।
लेट मी रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। यहाँ आते हैं, सर्वर मेरा खुल गया है। div का बैकग्राउंड कलर, यानी कोई पोजीशन अप्लाई हुई है div को क्या, इट इज नॉट विजिबल। ओके, सो इसको कहीं ना कहीं कोई पोजीशन वगैरह अप्लाई हुई भी है। बंद कर दो, आ गई। ए भाई, ये थी मेरी टिप। अब आप इसको देखो कि इसका जो फ़ॉन्ट है, मैं इसकी फ़ॉन्ट फ़ैमिली चेंज करना चाहता हूँ। उसके मैं कुछ फ़ॉन्ट की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट फ़ैमिली की प्रॉपर्टी हमें देखनी है। अगर आपको इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना होता है, तो आप क्या करोगे, इस डिव के पास आओगे। इस डिव को टारगेट करते हैं हम। ये रही डिव, इसको मैं टारगेट करता हूँ। सेलेक्टर मैं यहाँ देता हूँ, क्लास का सेलेक्टर। मैं बोलता हूँ FM, इसका नाम रख देते हैं। कोई भी नाम आप लोग दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि वो यूनिक और ऐसा नेम हो जो कि थोड़ा प्रॉपर हो, ताकि आपको आप बाद में जो है, जब उसे डीबग करो, या आपको पता चले कि ये किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दी, तो मेरे पास बेशुमार यहाँ पे फैमिलीज़ आने लगी हैं, फ़ॉन्ट फैमिली जो कि डिफ़ॉल्ट होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं ये पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ, कुरियर न्यू, और उसके आगे कुरियर और मोनो स्पेस। अब देखो, जैसे ही मैंने ये अप्लाई की, तो यहाँ पे क्या किया कि इसकी जो है, ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 क्यों अप्लाई किया? मैं अगर मोनो स्पेस को हटा देता हूँ यहाँ से, मोनो स्पेस मैंने यहाँ से हटाया, और कुरियर मैंने यहाँ से हटाया। क्या आ गया? अब मैंने यहाँ पे अप्लाई की कुरियर न्यू, तो ये मेरा बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि टीम के सिनेरियो में क्या होता है, हमारे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा ब्राउज़र कंसिडर किया जिस ब्राउज़र के अंदर ये फ़ॉन्ट है नहीं, सही है? हम अभी मैंने कोई एक्सटर्नल फ़ॉन्ट लगाने की बात नहीं की है। मैंने उन्हीं फ़ॉन्ट्स को डिस्कस किया है जो ब्राउज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं, जिसमें कोरियर न्यू मौजूद है। लेकिन कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जिसमें कोरियर न्यू मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अपने फॉल बैक फ़ॉन्ट में आएगा। ये जो सेकंड फ़ॉन्ट होता है, ये फॉल बैक फ़ॉन्ट होता है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 कोई रैंडम नंबर देता हूँ, तो देखो, वो अब उसने क्या किया, अब उसने कुरियर न्यू नहीं उठाया, अब उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, क्योंकि ऐसा नाम का कोई फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है, तो वो उसने अब की बार में ये कुरियर उठाया है। अगर मैं यहाँ पे भी 1 2 3 दे देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो, उसने मोनो स्पेस अप्लाई किया। अब मैं अगर इस लाइन को कमेंट करता हूँ, तो मेरा फ़ॉन्ट देखो कैसा आ रहा है। इसको मैं खोलता हूँ, तो अब ये मोनो स्पेस इस पे अप्लाई हो रही है। लेकिन मोनो स्पेस की जगह कुरियर का फॉल बैक है मोनो स्पेस। और मोनो स्पेस का जो फॉल बैक है, वो बेसिकली जब भी कोई HTML लिखते हो, उसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की फैमिली अप्लाई होती है, वो होती है उसका फॉल बैक फ़ॉन्ट। यहाँ आते हैं हम, इसको मैं प्रॉपर नेम करता हूँ, तो देखो, अब मेरा कुरियर अप्लाई हुई है, क्योंकि कुरियर के फॉल बैक पे वो तब जाएगा जब उस मोनो स्पेस पे, जब उसे कुरियर नहीं मिलेगा, लेकिन कुरियर उसे मिल गया। और कुरियर किसका फॉल बैक था, वो था कुरियर न्यू का। मैं वापस से आगे कुरियर न्यू को खोलता हूँ, क्योंकि कुरियर और कुरियर न्यू काफ़ी सेम होती हैं, तो इस वजह से ये देखो क्या अप्लाई हो गई। इसकी जगह कोई और सजेशन ले लेते हैं। यहाँ से अब हम आते हैं, गिल सेंस यूज़ करते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे मेरे पास कितने फॉल बैक्स हैं भाई? एक, दो, तीन, चार, पाँच। सेंस सेरिफ पर आते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको ख़राब कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और कैलिबरी बंद कर देता हूँ। तो देखो, मेरा सेंस सेरिफ फॉन्ट अप्लाई हुआ। अगर आपको किसी को इनको वेरीफाई करना है, तो आप वर्ड के अंदर खोल के कोई मतलब टेक्स्ट लिख के उसके ऊपर वो फॉन्ट अप्लाई करके देखोगे, तो आपको दिखेगा काइंड ऑफ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेंस सेरिफ अप्लाई हुई है, क्योंकि सेंस सेरिफ के पीछे जितने भी थे वो सब नहीं मिले। अब मैं एक पीछे जाके उसका फॉल बैक जो है वो ओपन कर देता हूँ। तो देखो, अब इसके ऊपर ये वाली फॉन्ट फैमिली अप्लाई हुई है। अब मैं आता हूँ कैलिबरी पे, कैलिबरी ऑन करता हूँ, तो अब कैलिबरी जो था, कैलिबरी का फॉल बैक हट गया। क्यों? क्योंकि अब कैलिबरी मौजूद है। अब इस पे आते हैं, तो इसका फॉल बैक हट गया और ये इसकी जगह आ गई, और इसी तरह आखिर में गिल सेंस लग जाएगी। गिल और जिल, जो भी आप लोग कहना चाहो। तो ये होती है फॉन्ट फैमिली। अब एक तरीका होता है कि एक्सटर्नल फॉन्ट फैमिली यूज़ करने का। हम यहाँ आते हैं गूगल फॉन्ट्स की तरफ। इसको इतने मैं फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतने सारे फॉल बैक्स की ज़रूरत हमें नहीं होती। हम क्या करते हैं कि हम
जो अब मैं आपको तरीकाकार बताना चाह रहा हूँ ना, हम हमेशा फ़ॉन्ट फैमिली इस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन फॉल बैक की ज़रूरत क्या होती है कि आप अपने फ़ॉन्ट को आप फ़ॉन्ट आप यूज़ क्यों करते हो, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा चेंज दिखे। अब आपका क्या है कि आपने कोई यूज़र ऐसे ब्राउज़र में जा रहा है जहाँ पे आपका आपका अगर फ़ॉन्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आ जाओ, इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अब देखो, ये फ़ॉन्ट ऐसे लिखे हुए हैं ना, समझो आपकी वेबसाइट पूरी इस फ़ॉन्ट के ऊपर चल रही है, जिसको मैंने होवर किया हुआ है, व्हिच इज़ नोटो एसेंस, सही है? आपकी पूरी वेबसाइट इस पे चल रही है और आपने इस फ़ॉन्ट का कोई ऐसा वेरिएंट सेलेक्ट किया जो आप एक ऐसे ब्राउज़र में गए जहाँ पे वो मौजूद नहीं था। तो अब क्या होगी कि आप उसका फॉल बैक ऐसा कंसिडर करोगे जो इसके थोड़ा आस-पास मिलता हो, सही? वरना क्या होगा कि वो उठा के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लगा देगा, तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो अजीबो-गरीब लगने लगेगी, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस आपका बिगाड़ देगा। तो एक टाइम पे एक ही फ़ॉन्ट दिखाएगा। वो क्या करेगा, ऑर्डर में चलता आएगा। वो सबसे पहले इस वाले फ़ॉन्ट को कंसिडर करेगा, गिल सेंस इस केस में देखो। अच्छा, ज़्यादा फॉल बैक भी नहीं देने होते हैं, क्योंकि वो फिर क्या है, वो लोड बढ़ाएगा और वो अब क्योंकि आप क्या करते हो, ऑथेंटिक या तो अपना फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो या उसका लोन लिंक लगाते हो, तो उस तरह आप यूज़ करते हो। जैसे ये है जी, इसका क्या नाम है, इसका नाम है गिल सेंस। ये इसको कंसिडर करेगा, इसको अगर नहीं मिला, तो ये इसका फॉल बैक में जाएगा, व्हिच इज़ गिल सेंस एम्प्टी। वो नहीं मिलता तो उसके फॉल बैक में जाएगा। एट दी एंड अगर इसको सेंस सिर्फ भी नहीं मिलेगा, तो ये जो आपकी ब्राउज़र जो भी होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा, व्हिच बिकम द फॉल बैक ऑफ द बॉडी। आपके आपकी जो या आपके डॉक्यूमेंट का फॉल बैक फ़ॉन्ट हो जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा और वहाँ से उसे कंसिडर कर लेगा। अब क्या करते हैं, हम आते हैं ये वाले तरीक़ेकार पे। ये देख रहे हैं भाई, यहाँ से हमारी कुछ एक्सटर्नल लिंक्स और इन चीज़ों की भी क्लास जो है, उसमें हम थोड़ा-सा आज ओवरव्यू लेंगे। यहाँ से मैं इसको, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट है रोबोटो, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ओके। उसको साइड वाला पता नहीं क्यों, रिफ्रेश करो पेज को, दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, ये देखो, यहाँ पे मैंने जो जो अपनी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की थी वो आ गई। इसमें से मैं यहाँ नीचे आऊँगा, ये लिंक है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, इधर आऊँगा अपनी एचटीएमएल फाइल में, इधर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका लिंक जो है वो ये पेस्ट कर दूँगा। ये देखो, ये गूगल एपीआई से यहाँ से इसने ये सारे फ़ॉन्ट उठा लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसने मुझे पूरा प्रॉपर तरीकाकार सब कुछ बताया हुआ है। अब क्या होगा कि ये रही फ़ॉन्ट फैमिली। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रोबोटो वाली यूज़ करनी थी, मैं इस पे इसको कॉपी करूँगा, ओके। यहाँ आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट पे और इसको डॉक्यूमेंट को मैं अपने वीएस कोड के साइड बाय साइड रख लूँगा, ओके जी। वापस से मैं अपनी स्टाइल्स पे जाता हूँ, इस वाली फ़ॉन्ट फैमिली को बंद कर रहा हूँ और इसकी जगह मैं ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो, मेरी वो जो रोबोटो वाली जो फैमिली थी, वो लग गई। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ आते हैं और इस लिंक को यहाँ से बंद कर देते हैं। जितने भी लिंक्स जो मैंने लगाए हैं, इनको बंद कर देते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने लिंक्स बंद किए, तो अब रोबोटो की जो फैमिली थी वो मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, वो सेंस सेरिफ की तरफ गया। अब मैं सेंस सेरिफ को 1-2 कर दूँ, तो वो डिफ़ॉल्ट जो भी फ़ॉन्ट है वो उसको उठाएगा। गॉट इट? क्लियर हो गया अर्पिता ये आपको कि इस तरह चल रहा है? ये थी हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, इसका एक और तरीकाकार भी होता है, उसमें क्या होगा कि आप, जी, गो अहेड। क्या, नहीं, नहीं, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, वापस बताओगे? वापस पूछोगे क्वेश्चन अपना? नहीं, 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 डिफ़ॉल्ट नहीं बनते। वो क्या होता है कि देखो, आप इसको लिखने के तरीके होते हैं, आप चाहो तो इस सेंस सेरिफ को भी कोट्स में लिख दो, ऐसे करके। अब वो जैसे उन्होंने रेफ़रेंस में दी हुई है, हम वो चीज़ कंसिडर करते हैं। अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो होती है, अगर मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली को बंद कर दूँ, सही है? अब जो फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, ये मेरे डॉक्यूमेंट का, ब्राउज़र का, मेरे इस डॉक्यूमेंट का, जिस डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, इसका ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, ओके? इसका ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट? अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं इस फ़ॉन्ट फैमिली को खोलता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ से रूल्स अप्लाई करना शुरू करेगा। सबसे पहले इसको ढूँढेगा। अगर ये मिल गई तो बोलेगा ओके, मुझे बाकियों की ज़रूरत नहीं है, ये अप्लाई कर देगा। अगर ये नहीं मिलती, तो ये आएगा इसके आगे वाले फॉल बैक की तरफ। अगर ये फॉल बैक नहीं मिलता, तो ये क्या, सॉरी, ये नहीं मिलता तो फॉल बैक अप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये नहीं मिलता, तो क्या इसके आगे फॉल बैक है? नहीं, इसके आगे फॉल बैक नहीं है। अब क्या करेगा, जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी होगी, ये वो अप्लाई कर देगा। मिलने से मुराद ये है,
ब्राउज़र उसको सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं, बिल्कुल। जैसे दो सपोर्ट के तरीके का क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे आपने देखा था जब मैंने गिल सेंस और ये वाली अप्लाई की थी, तो इसके लिए मैंने एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाए थे। याद है आपको? अभी कुछ देर पहले की बात है। तो इसके लिए मैंने एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाए थे। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र के पास डिफ़ॉल्ट मौजूद है। लेकिन जैसे ही मुझे जब रोबोटो यूज़ करनी पड़ी, तो रोबोटो जो है वो ब्राउज़र के पास मौजूद नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे आएँगे मेरे प्यारे भाई, इधर देखें, इसको मैं पेज को यहाँ पे ऑल पे करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं फुल बड़ा कर देता हूँ आपको यहाँ से। तो ये देखो, इसने क्या किया है कि रोबोटो 500 नॉर्मल की फ़ॉन्ट फैमिली को पहले डाउनलोड किया है, मतलब इसको रिक्वेस्ट करी है। ये देखो, अगर ये चीज़ आपको समझ आती है, तो ये वैसे हम नोड जेएस में बहुत अच्छे से सीखेंगे ये क्या होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत ब्रीफ हाई एंड ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या करेगा कि अगर उसके पास मौजूद नहीं है, तो उस चीज़ को, अगर उसको लिंक लगा हुआ है, तो उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, उसे अपने पास गेट करने की कोशिश करेगा, और अगर गेट नहीं कर पाया तो फॉल बैक में जाएगा। फॉल बैक में देखेगा, फॉल बैक में अगर ऐसी चीज़ मौजूद है जो एक्सटर्नल है, तो उसे फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, उसे डाउनलोड करेगा। अगर नहीं मिलती तो फिर अगले फॉल बैक में जाएगा, और अगला फॉल बैक अगर उसका अपना डिफ़ॉल्ट है तो अप्लाई करेगा। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, वही साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू होगा। गॉट इट? क्लियर हो गया फारूक भाई? ओके जी। तो ये थी हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद एक होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे आते हैं, तो इसमें देखो हमारे पास ये आ गई। जैसे मैं इसको ऑब्लिक कर देता हूँ, ये देखो, ये मेरा कुछ इस तरह का आ गया। इसकी जगह आप यहाँ पे इटैलिक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये इटैलिक हो गया। तो इस तरह करके ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप ये भी साथ-साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली आप लोगों को समझ आ गई है, फ़ॉन्ट की चीज़ें? अच्छा जी, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं टाइप स्केल्स के के कितने पॉइंट, 72 पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। वो होते तो मैक्सिमम इस सेंस में है कि यहाँ से आगे दिए नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो फिर क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है ना, वो अजीब फटी-फटी लगने लगेगी। ये है जी। अच्छा, ये चीज़ अभी हम नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम, अभी तो क्या हो रहा है कि आपने लिंक लगाया ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन होता है कि फैमिली को आप यहाँ आ जाओ, इसको किसी को यहाँ से आप फैमिली को डाउनलोड भी करोगे, सही है? आप फ़ॉन्ट फैमिली को डाउनलोड करके अपने लोकल फ़ोल्डर में रखोगे और उसको यूज़ करोगे। उसके लिए आप फ़ॉन्ट फेस यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ समझो थोड़ा अभी एडवांस टॉपिक है, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे। ये थी हमारे पास फ़ॉन्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें। आप लोगों को सब क्लियर हैं, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें ये 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये हम देख लेते हैं, व्हिच इज़ यहाँ से हम आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म। बता सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म क्या होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा ये जिस केस में है, मैं इसको कैपिटलाइज़ कर दूँ, तो ये देखो, ये क्या हुआ, हर वर्ड मेरा जो है पहला कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज़ की जगह मैं इसको अपर केस कर दूँ, तो सब अपर हो गए। इसको मैं लोअर केस कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ गौर करना, मेरा जब पेज रिफ्रेश होता है, प्लीज़ फ़ोकस ऑन योर स्क्रीन। देखो, मैं लोअर केस अप्लाई करा और यहाँ पे मेरा पेज रिफ्रेश होता है, तो आप लोग देखते हो, 1 मिनट यार, मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करके दूसरी, तो देखो, जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरा जो टेक्स्ट है वो शुरू में क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ से कोई और प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, लोअर केस करता हूँ, तो पहले देखो एक डार्क सा फॉन्ट आता है। उसके बाद जो रोबोटो है वो अप्लाई होता है। तो क्या होता है कि बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह चल रहा होता है। इनिशियली उसको रोबोटो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रोबोटो उसको बाहर से लेके आना है, जब वो बाहर से एक चीज़ को लेकर आएगा तो टाइम लगेगा उसे। तो इन द मीनवाइल वो क्या है, फॉल बैक फ़ॉन्ट शो करा रहा है। लेकिन जैसे ही रोबोटो मिल गया, उसने फॉल बैक हटा के रोबोटो वापस लगा दिया। समझ आ गई ये वाली बात आप? जी, जी। देखो, उस पे डिपेंड करता है एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, आप फ़ॉन्ट के हवाले से आपका क्वेश्चन है ना, कि ये फ़ॉन्ट जो अप्लाई हो रहे हैं, देखो, अब ये आपका क्रोम ब्राउज़र है, ओके? क्रोम के अंदर आपके हो सकता है 10,000 किस्म के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो सपोर्टेड हों। आपने अपनी वेबसाइट में वो डिफ़ाइन किया फ़ॉन्ट, आपकी वेबसाइट चलने लगी। सडनली आपके पास यूज़र आया, उसने उसको ओपेरा में खोल लिया है, किसी और भी किसी ब्राउज़र में खोल दिया, जो आपके ये लेटेस्ट ब्राउज़र हैं, या ऐसे ब्राउज़र जिसमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है। वो फ़ॉन्ट आपके ब्राउज़र के पास मौजूद नहीं है, और आपने क्या किया था, उसे इंटरनली नहीं लगाया था। आपने उसे अपने पास पोस्ट नहीं किया था। आपने क्या किया था, ब्राउज़र के सहारे वो फ़ॉन्ट जो है यूज़ कर लिया था। आपने बोला था कि भाई ब्राउज़र के पास मौजूद है, तो ब्राउज़र खुद ही प्रोवाइड कर देगा। तो अब ब्राउज़र तो आपका जो है वो इस काबिल नहीं हो ना, कि ब्राउज़र के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो वो आपको कैसे प्रोवाइड करेगा? तो इन दैट केस ब्राउज़र क्या करेगा, अपना एक डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होगा वो लाके उसको दे देगा। क्लियर?
ओके, तो ये था हमारा ये एचटीएमएल का ये था टॉपिक। आगे चलते हैं। अब जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि मैं अगर आपको एज अ डेवलपर बता, मुझे ये चाहिए था, यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग ही दूसरी ऑनलाइन की। ओके, सो अब इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू फाइल बनाते हैं, बल्कि न्यू फाइल नहीं, ये मैं आप लोगों को यहाँ से उठा के इस सबको कमेंट कर देता हूँ भाई। कमेंट तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें इंटरनल कमेंट्स चल रहे हैं। दूसरी फाइल बनाते हैं यहाँ पे आके हम। इसको मैं नाम ही दे देता हूँ, सेंटर डॉट सी एस एस। ये मेरी स्क्रीन तो प्रॉपर विजिबल थी आप लोगों को क्या, ये जो मैंने इतने छोटे फॉन्ट रखे हुए थे? ओके, मैंने इंडेक्स वन और इंडेक्स टू बना दी, और सेंटर इसकी स्पेलिंग ठीक कर दें, सेंटर डॉट सी एस एस। यहाँ आते हैं इंडेक्स टू पे, काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं हाउ टू सेंटर डिव। इसमें आते हैं बॉडी में जाके, यहाँ से हम जल्दी से ये वाली उठा देते हैं। ओके, इस सर्वर को डिस्पोज करते हैं आके। अच्छा, लाइव सर्वर एक वक्त में एक ही सर्वर चलाता है, एक ही फाइल को सपोर्ट करता है, सही है। तो हम यहाँ पे आके ये दूसरा, ये खुल गया। जल्दी से अगर हम अब किसी चीज़ को सेंटर करने के लिए हम देखते हैं कि कितने तरीके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो एक हमारे पास सेंटर का टैग होता है, लेकिन जैसे ही मैं सेंटर का टैग यूज़ करूँगा तो देखो ये क्या हुआ, ये रेड हो गया, विच मीन्स कि ये अब यूज़ नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, लॉरम एप्सन यहाँ से हम यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये कॉन्टेंट है मेरा। अगर मैं इसको थोड़ा बल्कि बढ़ा देता हूँ, इसको मैं छोटा नहीं करता, इसके आगे और लॉरम एप्सन ले लेते हैं, लॉरम 250। तो देखो, ये मेरा कंटेंट जो है कुछ सेंटर हुआ हुआ चल रहा है, लेकिन ये चीज़ अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये अब खत्म हो गया है सेंटर का टैग। इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम सीएसएस से इसको ये काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ डिव, डिव के अंदर मैं कंटेंट लेता हूँ लॉरम 25, 25 की जगह 250। ये आते हैं तो देखो ये बिल्कुल जो है मेरा ऐसे फॉन्ट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल इसको सेंटर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिव को टारगेट करते हैं। इसको यहाँ से हम यार की क्लास दे देते हैं, स्टाइल। यहाँ से मैंने लिंक तो किया नहीं, आप लोगों ने भी बताया मुझे। सेंटर डॉट सी एस एस अप्लाई करते हैं, यहाँ आते हैं सेंटर डॉट सी एस एस पे, सी पी आर पे जाते हैं, और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है विच इज़ टेक्स्ट अलाइन। आप जो टेक्स्ट होता है उसे उसके अंदर अलाइन कर दो, विच इज़ सेंटर कर दो। तो देखो जैसा सेंटर के टैग में बिहेव कर रहा था, ये वैसा ही करने लगा। अब हम क्या करते हैं कि सेंटर की जगह इसे हम और भी दे देते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइन कर दो, तो सारा आपका जो है वो लेफ्ट से अलाइन हो गया, लेफ्ट की जगह। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ को जब आप फिट एंड ट्राई कर रहे हो ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, बार बार कोड में चेंज करने के बजाय यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में आओ, यहाँ से टारगेट को पकड़ो। टारगेट एलिमेंट क्या है भाई आपका, फिर योर टारगेट एलिमेंट, ये आ गई सी टी आर। सी टी आर पर जाओ, यहाँ लेफ्ट की जगह यहाँ से राइट कर दो, तो देखो राइट हो गया। इसको यहाँ से, तो ये आप क्योंकि चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो आप इस तरह भी प्रोटोटाइपिंग इसकी, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप सीएसएस, यहाँ से आप कर सकते हो। इसको आप करते हो जस्टिफाई कर दो, तो जस्टिफाई करो, तो वो आपका पूरा कंटेंट जस्टिफाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम, क्योंकि इस चीज़ को देखने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं विच इज़ विड्थ। आप जब भी विड्थ और ये सब चीज़ें अपनी अप्लाई करते हो, तो उसमें आपके पास पिक्सेल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन पिक्सेल्स के साथ साथ आप जो है वो ज़्यादातर, क्योंकि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आप क्या करोगे, कितने पिक्सेल्स आप उसकी विड्थ दोगे, अगर आपको पता ही नहीं है स्क्रीन साइज, तो आप क्या करते हो कि हमेशा उसको जो है ना परसेंटेज की फॉर्म में देते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, अच्छा 100% जो है वो फाइनल आपकी स्क्रीन जो साइज़ होता है उसकी विड्थ, स्क्रीन साइज़ और उसके पेरेंट एलिमेंट, अगर उसके पेरेंट एलिमेंट को कोई विड्थ अप्लाई नहीं हुई भी, तो क्या करेगा कि वो फिर 100% स्क्रीन को कंसिडर करेगा। इसको मैं जैसे अगर 100% विड्थ अप्लाई करता हूँ, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, इसको 90% अप्लाई हुई हुई है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी 90% जो है वो यहाँ से फ़िलहाल बंद कर देते हैं। जैसे हम इसके सेंटर ये रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल, यहाँ से इसको देख लेते हैं, तो ये मेरा इसके मेन पैरेंट के हिसाब से अब ये सेंटर होने लगा, सही है।
अच्छा, अब ज़्यादातर जो है ना, ये जो सेंटर हमने अभी किया है फिलहाल, ये वाला सेंटर हम करते हैं सिर्फ छोटे मोटे टेक्स्ट के लिए। अगर मुझे किसी एलिमेंट को प्रॉपर सेंटर करना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ें, ये कोई क्वेश्चन था? मेन की क्लास तो मैंने उसके मेन पेरेंट एलिमेंट पे लगाई है। ओके जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिस्प्ले के ज़रिए हम इसको सेंटर कराने की कोशिश करेंगे। अब आ जाएँ आप यहाँ पे, ये मेन आपका एलिमेंट है, और मैं इस फाइल में वापस आता हूँ। यहाँ से मैं ये जो बॉक्सेस हैं इनको ले लेता हूँ इंडेक्स वन में से ना, ये चारों बॉक्स मुझे चाहिए। मेन एलिमेंट में आते हैं, यहाँ आ जाओ। ये मेरे चार बॉक्स आ गए। इनको देखते हैं चार बॉक्स कैसे हैं। ये चार बॉक्स सेंटर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें CSS में जो है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर दी हुई है। इनकी अभी मुझे ये ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये चारों ऐसे आ रहे हैं। इसकी CSS में जाके इन चारों बॉक्सेस की CSS उठा लेते हैं। बल्कि हम इस CSS उठाने के बजाय हम अपनी CSS लिख देते हैं। इसको बॉक्स वन की जगह हम सिर्फ एक ही क्लास अप्लाई कर देते हैं, विच इज़ बॉक्स। और बॉक्स को हम स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। मेन की फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है स्टाइलिंग की। यहाँ आते हैं बॉक्स पे, और बॉक्स को हम बोल देते हैं विड्थ विल बी 250 पिक्सेल्स, और इसमें पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सेल्स, मार्जिन 20 पिक्सेल्स, और इसको हम बोल देते हैं जी बॉर्डर, बॉर्डर विल बी 2 पिक्सेल्स, 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं 123, और इस कलर को लेके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक लाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आते हैं तो ये मेरे बॉक्सेस ऐसे दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बॉक्सेस सेंटर में आ जाएँ, तो मैं इसके मेन पेरेंट एलिमेंट पे जाऊँगा। सही है, मेन पेरेंट एलिमेंट पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या ऐसा काम करूँ, सबसे पहले तो हम वही अप्लाई करके देखते हैं जो हमने अभी देखी थी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाली क्लास। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो टेक्स्ट अलाइन से तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या कोई बता सकता है कि क्यों इसको फ़र्क नहीं पड़ा टेक्स्ट अलाइन से? टेक्स्ट अलाइन से तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैं एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई करता हूँ, फिट 100 पिक्सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो विड्थ जो है डिव था, और डिव जो है वो पूरे ब्लॉक को कंसीडर करता है, तो वहाँ पे उसकी वही एलिमेंट अप्लाई हो गया, तो उसकी वो पोज़ीशन बन गई। अब इसका ये 250 पिक्सेल्स मैंने विड्थ दी है, तो यहाँ से अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं व्हिच इज़ डिस्प्ले। तो मैं इसका डिस्प्ले बोल देता हूँ फ्लेक्स। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है कि आपके सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट सॉरी ये वाली फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल कौन-सी है? ये वाली। इन सारे एलिमेंट को एक लाइन में लेकर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इन सब की डुप्लीकेशन करना चाहूँ और मैं इसके एलिमेंट बनाऊँ, तो देखो ये सारे एक ही लाइन में आ जाएँगे। फ्लेक्स ये काम करता है, ये देखो ये सारे आगे आ गए, स्क्रॉल बार आ गया, उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, इन सबको एक लाइन में लेके आ जाएगा। मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है कि ये सब एक लाइन में नहीं चाहिए, सब एक-एक अलग-अलग लाइन में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे फ्लेक्स की डायरेक्शन, और मैं बोल दूँगा फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रॉ होती है, लेकिन मैं इसे कॉलम कर दूँगा। तो जैसे ही मैं कॉलम करूँगा तो ये मेरे जो जितने भी थे वो जैसे पहले थे वैसे ही आ गए। अब हम करते हैं जी जस्टिफ़ाई कंटेंट, जस्टिफ़ाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफ़ाई मैं यूज़ कर लेता हूँ दूसरा ब्राउज़र, क्योंकि मेरे पास जो है ना, ये ब्राउज़र थोड़ा तंग कर रहा है, इसमें कोई कैशे वगैरह का इश्यूज़ हो रहे हैं। ये जगह कौन-सा ब्राउज़र है और मेरे पास, ये वाला खोल लेते हैं। ओके जी। यहाँ आते हैं हम, इसी को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, ये हम लोगों के पास ये अप्लाई हुई है प्रॉपर्टी, ये दोनों आ गए। ये आप लोगों को बॉक्सेस दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हमें इन बॉक्सेस को सेंटर करना है। तो अब जो आपकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली आपके कंटेंट को सेंटर करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो हमारे फ्लेक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमने उसे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रिवर्स कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से सिर्फ कॉलम को बंद करोगे, तो देखो ये आपके जो कंटेंट हैं, वो सारे यहाँ पे सेंटर में आने शुरू हो गए। मैं फिर से इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ये मेरे देखो सेंटर में आ गए। इनको मैं थोड़ा-सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों, इसको मैं थोड़ा-सा इधर ले लेता हूँ।
तो ये मेरे सेंटर में आ गए हैं। अगर मैं इनको यहाँ से और एक कम कर दूँ, इसको मैं 250 की जगह कुछ और बिट दे देता हूँ, 250 की जगह मैं इसे 150 बोल देता हूँ। मैंने बात तो देखो, ये मेरे बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं मुझे लेकिन ये अलग-अलग लाइन्स में चाहिए, तो मैं अलग-अलग लाइन्स के लिए क्या करूँगा, मैं इसे फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम कर दूँगा। जैसे ही मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा, तो अब मेरे पास जो जस्टिफाई कंटेंट की से प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि आपका जो वर्टिकल फ्लो होता है ना, जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है आपकी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ना? हाँ जी। तो आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है उसमें आपको जो है इसको जो है वो अलाइनमेंट देता है। लेकिन अब आपने क्या किया, इसको कॉलम बना दिया। तो एक तरह से समझो जो वर्टिकल था ना, अब वो आपकी जो जस्टिफाई कंटेंट है वो आपकी बिहेव करेगी उसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए। जो वर्टिकल के लिए थी वो हॉरिजॉन्टल के लिए चली जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है विच इज़ अलाइन आइटम्स। अब हम अलाइन आइटम्स को अगर यूज़ करें, तो अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँ, तो ये देखो अलाइन आइटम से मेरे ये सेंटर में चले गए। ओके। अब अगर मैं जैसे ही वापस से फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम से करता हूँ, और इसका जो मेन एलिमेंट है इसकी मैं हाइट को कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 150 पिक्सल्स मैं इसे कर दूँ 100 वीएच, और मेन एलिमेंट की हाइट में आके मैं यहाँ से हाइट दे देता हूँ 100%। देखो, जैसे ही मैंने उसके मेन एलिमेंट की हाइट को 100% दिया, तो क्या किया कि जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने अभी कॉलम नहीं किया, मैंने अभी इसे रॉ ही रखा हो, मतलब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रॉ है। मैं जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की प्रॉपर्टी को बंद करूँगा, तो देखो ये मेरे क्या हुए, ये मेरे वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। सही, जस्टिफाई कंटेंट की अलाइन आइटम की वजह से। लेकिन मैं अलाइन आइटम को बंद करता हूँ, तो ये मेरे वापस पुरानी ओल्ड पोजीशन पे आ गए। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे जाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा, और ये इसका वर्टिकली कर देगा। लेकिन दोनों का बिहेवियर जो है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो ये रिवर्स हो जाता है। ओके, समझ आया ये आप लोगों को? क्लियर है ये? कुछ कुछ ये अलाइन आइटम आपका जो यूज़ होता है वो बेसिकली आपके ये बॉक्सेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी डी ये जितने भी बने हुए हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि इनमें आपका जो टेक्स्ट होगा उसे क्या करते हैं, वर्टिकल एक दो डायरेक्शन होती है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस के ऊपर इन्हें जो है कोई अलाइनमेंट चेंज करनी है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर आपकी इनकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो उससे क्या होगा कि आपको अलाइन आइटम यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तो आपका क्या, जैसे देखो मैंने इसको स्क्रीन छोटी करी, तो ये सारे जो है ऊपर एक लाइन में हो गए। तो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग जो है, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, तो डायरेक्शन चेंज करने से आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्स हो जाती हैं। जो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता था, एक्स एक्सिस के लिए काम करता था, ये चला जाएगा वाई एक्सिस के लिए। और अलाइन आइटम काम करता था आपका वाई एक्सिस के लिए, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। समझ आ गई ये बात? अच्छा, इसमें सिर्फ सेंटर ही नहीं होती, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप सेंटर की जगह आप सिर्फ यहाँ पे आओ, प्रॉपर्टी लिखो और कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करो, तो ये आपको यहाँ से सजेशन देना शुरू कर देगा। जैसे आप फ्लेक्स एंड कर दो, अगर आप फ्लेक्स एंड करोगे, तो क्या है, अब मैं आपको इसके पहले डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दिखाता हूँ। तो क्या होगा कि ये आपके कंटेंट को बिल्कुल एंड में ले जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, कॉलम को खोला हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के एंड में ले जाएगा। फ्लेक्स एंड की जगह आप इसे कर दो फ्लेक्स स्टार्ट, तो फ्लेक्स स्टार्ट में ये आपको टॉप पे ले जाएगा। अच्छा, अब फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने के लिए एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये आप यूज़ करो। यहाँ ना इसके अंदर आपको जो है फ्लेक्स बॉक्स के कोई 10 12 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आप लोग करो, ये लाजमी करो फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स को ना समझने के लिए। इसके एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मुझे कह रहा है कि भाई ये वाले हैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है, इसको मुझे प्रॉपर करना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ कि ये मेरे ठीक हो जाएँ, या ये इस वक्त बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस गिवन नहीं है ना, इसे हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, और इसका फ्लेक्स है अलाइन आइटम, हम इसके कर देते हैं चेंज। ओके, इसका मेन एलिमेंट इन्होंने दिया हुआ ही नहीं, इसका इन्होंने मेन एलिमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इसको जो है इसको ट्राई कर सकते हो। इसके आगे यहाँ पे 24 लेवल तक इसको पीछे से डिपेंड था, सही है। इसके यहाँ पे इसके 1 से लेकर आपके स्टार्ट होते हैं, जैसे फ्लेक्स एंड में गया हुआ है। अब ये यहाँ पे आप इसकी पूरी पूरी वो पढ़ो क्या कह रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर दो, फिर यहाँ से फ्लेक्स की वो प्रॉपर्टी डाल दो।
अगले क्वेश्चन पे जाओ, अगले में देखो उसने क्या बोला हुआ है, तो उसे ले दो कि जैसे इसका फ्लेक्स स्टार्ट है, अलाइन आइटम। अब वो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ केस बताएगा, तो ये आप लोग इसकी चाहो तो इसके 24 क्वेश्चन हैं, इन 24 की प्रैक्टिस लाजमी करो, और जो ना समझ आए वो मुझसे पूछ लो, हम लोग इसको क्लास के दौरान भी कर लेंगे। तो इस तरह करके आप जो है इसको अपने अपने फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हो। फ्लेक्स बॉक्स आप लोगों को समझ आ गया? 100 VH का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें, लाइक 100 VH दे के जब हाइट 100% दी तो उसका स्क्रीन के एंड में जाना चाहिए था, सेंटर में क्यों आया? नहीं, उसको स्क्रीन के एंड में नहीं जाना चाहिए था, ये बात नहीं, इसको नहीं देखते हम लोग, इसमें आते हैं, उसमें कैशे है बहुत ज़्यादा। इसको हम यहाँ पे रखते हैं साइड बाय साइड, एक एक साथ दोनों को ले लेते हैं। इसको इधर कर देते हैं एडजस्ट, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको आपने क्या किया, इसको बोला 100 VH कर दिया, इसको मैंने 100 VH से बंद कर देते हैं। इसको फ्लेक्स स्टार्ट की जगह हम जस्टिफाई कंटेंट को हम वापस से सेंटर करते हैं। तो क्या हुआ कि देखो, मेन जो एलिमेंट था, उसका जो पेरेंट एलिमेंट था, उसको मैंने क्या किया था, कोई हाइट नहीं दी हुई थी। तो वो अगर मैं यहाँ से आपको CSS दिखाऊँ, इसका मैं पैलेट खोलूँ CSS का, इसका कंसोल निकाल, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, सही है। अब और इसको मैं मोबाइल साइज़ से बंद कर दूँगा। अब देखो, मैं आपका जो मेन एलिमेंट है, जैसे ही मैंने मेन एलिमेंट पे होवर किया, तो आप देखो मेन एलिमेंट की हाइट कितनी है? मेन एलिमेंट की हाइट 100% आ रही है। 100% मीन्स उसको जितना चाहिए था वो उतना ही वहाँ से यूज़ कर रहा है। जैसे अगर मैं इसकी हाइट 100% से हटा के मैं इसकी 950 पिक्सेल्स कर देता हूँ। तो अब देखो, अब क्या है, अब उसने क्या की 950 पिक्सेल्स ही यूज़ की। अब वो क्या किया, उसने उस कंटेंट को 950 पिक्सेल्स के हिसाब से सेंटर कर दिया। तो मैंने क्या किया था कि उसके जो पेरेंट एलिमेंट है उसको 100 VH दे दी थी, ताकि वो उसका जो भी आपका व्यू हाइट बनती है, 100 VH मीन्स व्यू हाइट, आपका जो व्यू पोर्ट है, जो भी व्यू पोर्ट है उसकी 100% ऑक्यूपाई कर ले। 100% और 100 VH में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो ये था कि जैसे ही मैंने इसको 100 VH दी और यहाँ से मैंने इसका 100% किया, तो अब ये क्या करेगा कि इस व्यू हाइट के मुताबिक जाके ये पूरी 100% हाइट जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, समझ आ गई ये चीज़? क्लियर है अभी? आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ आते हैं, ये था हमारा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स हो गया। फ्लेक्स बॉक्स के लिए आप लोगों की जो कल की जो एक्सरसाइज है, उसमें आप लोगों को इसके कम अज़ कम भी जो है, ये जो है, ये मैंने आपको